राजगौरव नौटियाल कोटद्वार का नागरिक है, तो राजगौरव को केवल कोटद्वार जिला चाहिए। लेकिन कोटद्वार के ही कुछ लोगों ने, मुझे लगता है इसका घाटा सिडकुल को भी उठाना पड़ रहा है। पसंदीदा नेता भी है लोगों के, तो कई चुनाव तो उनके नाम पर ही जीते गए हैं। कोटद्वार को राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कोटद्वार के उस स्थान को डेवलप होना चाहिए। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब वो मेयर हैं और आप यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कोटद्वार में एक अलग तरह की विकास की जुगलबंदी भी देखने को मिलेगी। चलिए, अच्छा लगा आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर। कोटद्वार से जुड़े हुए कुछ जयचंदों ने कोटद्वार का विकास नहीं चाहते ऐसी एनजीओ के साथ मिलकर अपील फाइल की गई और उस सड़क को के निर्माण को रोक दिया गया कि कम से कम अब तीनों स्तर पर आपकी सरकारें हैं, तो हो सकता है कि कण्वाश्रम का जो प्लान है वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हो और ये धरातल पर उतरे। उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्षा हैं और बड़ी मजबूती से अपना विषय रखती हैं। पार्टी की बेहतरी के लिए, संगठन की मजबूती के लिए मुझे किसी से भी बात करने के लिए, किसी से भी सहयोग लेने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता। मुझे अगर झुकना भी पड़े, मुझे अगर किसी को प्रणाम भी, अपने से छोटा भी कोई कार्य करता है उसको भी अगर नमस्कार करना पड़े और उससे अगर पार्टी की बेहतरी होती है तो मुझे वो करने में कोई नुकसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी जानकारियों वाला भी रहेगा। कुछ विशेष है आज के पॉडकास्ट में क्योंकि आज हमारे साथ कोटद्वार के एक युवा हैं जो कि बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। युवाओं के वो एक बहुत ही आइकन है। हाल ही में भाजपा के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कोटद्वार से और कोटद्वार की जनता के अति प्रिय भी हैं। तो आइए मिलते हैं राजगौरव नौटियाल जी से और जानते हैं उनकी जो योजनाएं हैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद या कोटद्वार को लेकर। तो काफी अच्छी ये चर्चा रहने वाली है। ये स्वागत करते हैं राजगौरव नौटियाल जी का। बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताएं कि कैसे बचपन रहा, कैसे शिक्षा हुई, कैसा परिवार है। बिल्कुल एक सामान्य परिवार और जैसे एक सामान्य मेरा जन्म कोटद्वार में ही हुआ है, पदमपुर मोटाडाक में। और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो राजकीय विद्यालय में हुई। अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हुए मैंने 12वीं की जो कक्षा है वो राजकीय इंटर कॉलेज पोखड़ा से उत्तीर्ण की। उसके बाद मैं फिर कोटद्वार महाविद्यालय मैंने प्रवेश लिया, यहाँ से बीएससी की, पीजी किया। उसके बाद मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन की अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लगातार तब से मैं सक्रिय हूँ। तो ये तो आपका जीवन परिचय रहा। राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ? खुद की इच्छा थी या किसी की प्रेरणा रही? देखिए, मेरा जो परिवार है, मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू से ही जुड़े हुए थे और जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो उसमें वो बहुत सक्रिय रूप से उन्होंने प्रतिभाग किया। इससे पहले जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चल रहा था तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी उनकी सीधी सहभागिता थी। तो सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरे परिवार की पहले से ही रही है और जब परिवार के लोग किसी क्षेत्र में प्रतिभाग करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव परिवार के जो बच्चे हैं, परिवार के जो लोग हैं उन पर भी पड़ता है। मेरे दादाजी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बचपन में जब हम लोग स्कूल से आते थे, शाम को जब पढ़ाई करने के लिए बैठते थे तो उससे पहले एक नियमित रूप से हम रामायण और महाभारत हम लोगों को पढ़ाते थे। तो शुरू से धार्मिक रुचि भी रही और जब मैंने उसके बाद अपना सामाजिक परिवेश देखा तो जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन था, मैं 13-14 साल की उम्र मेरी तब रही होगी, लगभग 1991-92 का जब वो दौर था। तो उस दौर में हम लोग जब विद्यालय में थे तो बाहर से जो आंदोलनकारी आते थे, विद्यालय बंद कराते थे। तो मैंने पहली बार जो किसी आंदोलन में प्रतिभाग किया तो 13-14 साल की उम्र में मैंने पौड़ी में मैं एक हिल कैडर का एक मूवमेंट था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन और आरक्षण से जुड़ा हुआ। उस आंदोलन में मैंने प्रतिभाग किया और धीरे-धीरे मैं कनेक्ट करता गया और जब पिताजी राम जन्मभूमि आंदोलन में गए उसके बाद जो वो दौर हमने देखा है कि हर घर में श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेके लोगों की भावनाएं उस आंदोलन से जुड़ी, तो मैं भी उस आंदोलन से जुड़ता गया। पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। तो लगभग 1994 से 94 में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया और उसके बाद लगातार जब कोटद्वार महाविद्यालय में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। सदस्यता मैंने जब 11वीं-12वीं में मैं इंटर कॉलेज पोखड़ा में पढ़ता था, पहली बार वहाँ पे एक रामकृष्ण जोशी थे, हमारे वरिष्ठ वो थे।
तो उनके द्वारा मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। कोटद्वार महाविद्यालय में आया तो फिर धीरे-धीरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय होता गया। तो जैसे अभी आप हाल ही में अब आप जिलाध्यक्ष हैं कोटद्वार, जो आपका ये संगठन है, शायद संगठनात्मक आप ऐसा बोलते हैं, तो इसके जिलाध्यक्ष। तो सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ इस पद के लिए। थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी, जो ये जिलाध्यक्ष होता है, ये क्या है और क्या इनके क्षेत्र होते हैं, कार्य क्षेत्र जो होता है, क्या ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं? ये कोटद्वार जिला हमारा भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक जनपद है। इसमें 3 विधानसभाएँ आती हैं, लैंसडौन, कोटद्वार और यमकेश्वर। मूल रूप से जो जिलाध्यक्ष का काम है वो अपने जो जो हमारे जिले से की जो नीचे की इकाइयाँ हैं, मंडल हैं, मंडल से नीचे शक्ति केंद्र है और बूथ, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी हायरार्की को मजबूत करने का काम, और आइडियोलॉजिकली जो हम लोगों से कनेक्ट हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़े नहीं हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम है वो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम उन लोगों को जोड़ें, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हमारी जो सबसे अंतिम इकाई है बूथ की इकाई, उस बूथ की इकाई को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि हम हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो कहते हैं कि अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता। अगर हम बूथ में चुनाव जीतेंगे तो वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकायों के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो हम उस चुनाव को जीतने में वो हमारे लिए बड़ा आसान होता है अगर हमारा बूथ मजबूत है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो मंडल है, बूथ है, जो उन जिले का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उससे जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी चिंता करते हुए संगठन को मजबूत करना। जी, तो काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है और आप पे आपके संगठन ने जो ये विश्वास दिखाया है और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आपको मिली है, कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा लगता है कि अपनी पार्टी जब कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास करके जिलाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद देती है, तो ये हम भारतीय जनता पार्टी अलग तरह के कई राजनीतिक दल है। देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कार्यकर्ता आधारित दल है, और कार्यकर्ता की योग्यता के आधार पर ही कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। हमारे यहाँ पद को जिम्मेदारी पद नहीं कहते। जिलाध्यक्ष का जो पद है वो एक दायित्व है, और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मुझे उस दायित्व का निर्वहन करना है, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो पद मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, जो दायित्व मुझे दिया है, मैं उसको अच्छे से उसका निर्वहन करूं, और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करते हुए, बूथ को मजबूत करते हुए, मंडल को मजबूत करते हुए अपने संगठन की बेहतरी के लिए काम करूं। 2002-3 में आप कोटद्वार जो महाविद्यालय है उसके अध्यक्ष पद पर आप रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आप थे। 22 साल हो गए हैं लगभग। कोई चुनाव बीच में आपने लड़ा नहीं, क्या कारण रहा? देखिए, मेरा, हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2002-3 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, और लगभग 12 साल के बाद राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कोई छात्र संघ अध्यक्ष बना था। उसके बाद उसी साल मुझे जो उत्तरांचल छात्र महासंघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई में गठित हुआ, जिसमें सभी महाविद्यालयों के छात्र संघ अध्यक्ष थे, उसका मैं उत्तरांचल छात्र महासंघ का अध्यक्ष रहा। उस दौरान भी जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा तो हम लोगों ने कोटद्वार जिला बनाओ आंदोलन शुरू किया और विधानसभा घेराव किया। लगभग 100 दिन से अधिक वो आंदोलन चला। जब भी प्रदेश में जिलों के बनने की सुगबुगाहट हुई तो उसमें सबसे पहला नाम कोटद्वार का रहा। उसके बाद विभिन्न सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलनों में मैंने शिरकत की, और ऐसा कभी कोई मौका आया नहीं। मैं 2022 में मैंने विधानसभा के टिकट के लिए आवेदन किया। इससे पहले नगर निगम का था। तो पार्टी को जो बेहतर लगता है, पार्टी वो जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता को देती है। उनको लगा नहीं कि उस समय मुझे चुनाव लड़ाना था या मुझे टिकट देना था, तो मुझे नहीं दिया। जिनको टिकट दिया हम सब लोगों ने मिलकर उनके लिए काम किया। 2022 में जो कोटद्वार की विधायिका हैं आदरणीय दीदी ऋतुभूषण खंडूरी जी, उनको चुनाव जिताने के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जितनी भी मेरी क्षमता हो सकती थी मैंने उसके लिए काम किया। उसके बाद जब नगर निगम के चुनाव आए तो पार्टी के द्वारा श्री शैलेंद्र सिंह रावत जो पूर्व विधायक हैं उनको टिकट दिया। तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भूमिका होनी चाहिए थी, मैंने उस भूमिका के साथ ईमानदारी से निर्वहन किया, और मुझे कभी ये नहीं रहा कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप में मुझको जितना सम्मान मिलना चाहिए था, मेरी पार्टी ने मुझे हमेशा दिया है। जहाँ तक मैं पर्सनली आपको जानती हूँ और जो मैंने सुना भी है, देखा भी है, तो आप एक किंग मेकर की भूमिका में भी बड़ा अच्छा दायित्व निभाते हैं। आपका जो कुशल मैनेजमेंट है, जिसको प्रबंधन आंतरिक जो प्रबंधन है, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। चाहे वो शैलेंद्र सिंह रावत जी को विधानसभा में चुनाव जितवाना हो, पौड़ी में आप कोहली जी के
एक बार वहाँ पर भी आप गए थे और आपने बहुत ज़िम्मेदारी से और बड़े प्रबंधन के साथ आपने वहाँ पे काम किया। कैसे संभव हो पाता है ये? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में हम लोग जब काम करते हैं, तो काम करते-करते कार्यकर्ता का विकास अपने आप वहाँ हो जाता है। तो जो अपने वैचारिक संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, वो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर भी होते हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी होते हैं, और मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, प्रत्येक कार्यकर्ता अच्छा रणनीतिकार होता है। उसको जब पॉलिश किया जाता है, अलग-अलग कार्यक्रमों में जब वो शामिल होता है, प कार्यशालाओं में शामिल होता है, तो वहाँ से धीरे-धीरे वो सीखता जाता है। आज जब मैं 2017 में पौड़ी विधानसभा का दायित्व मेरे पास था, 2022 में भी मैं पौड़ी का मैं प्रभारी रहा हूँ, उसके बाद लोकसभा चुनाव में कोटद्वार विधानसभा का मैं प्रभारी रहा, और कार्यक्रम संयोजक के नाते मैं नगर निगम के चुनाव में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भी अगर वहाँ ज़िम्मेदारी दी जाए, और सामान्य कार्यकर्ता भी ईमानदारी से अब अगर अपना काम करे, तो वहाँ अपने टारगेट को अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए जब भी मुझे काम मिला कार्यकर्ता के रूप में, तो जो संगठन का जो नेटवर्क है, उसने भी उसके साथ समन्वय बना के जब हमने काम किया, तो सफलताएँ अपने आप मिलती गई। तो जैसे आप संगठन में रहते हैं, सबको मैनेज करना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे वार्ता भी आपकी होती रहती होगी, लगातार संपर्क में रहते हैं। फ़ोन आप बहुत कम उठाते हैं। तो एक तरफ आप फ़ोन से जो है वो उठाने में आपकी बड़ी कंजूसी देखने को मिलती है, और एक तरफ आपका इतना बढ़िया जो मैनेजमेंट है आंतरिक तौर पर, तो कहीं न कहीं मतलब, और जनता के बीच आपकी लोकप्रियता भी अभी देखने को हमें मिली है जब आप जिला अध्यक्ष बने। कैसे ये सब मैनेज कर लिया मतलब? कि मैं आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। कई बार होता है कि हम लोग किसी कार्यक्रम में होते हैं, बैठक में होते हैं, उस दौरान अगर कोई फ़ोन आया, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कॉल बैक करूँ, और अगर कोई कॉल छूटती है, तो मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं होता, मैं माफ़ी भी माँग लेता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि संवाद लगातार कार्यकर्ताओं से भी बना रहे, और समाज में जहाँ पर भी मेरी आवश्यकता हो, वहाँ पे संवादहीनता की स्थिति ना आए। मेरा मेरा लगातार प्रयास रहता है कि मैं समाज के बीच में बना बना रहूँ, संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में बना रहूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि संवादहीनता, कम्युनिकेशन गैप कम से कम कभी किसी के बीच में ना हो पाए। जैसे आप जिला अध्यक्ष बनकर आए, तो आपको तो पता नहीं, लेकिन हमें, जो हम कोटद्वार वासी हैं, तो हमें लगा कि जैसे एक बड़ा खुलकर आपको जन सैलाब जो था वो आपके समर्थन में उतरा, आपका जो स्वागत है वो अभी तक चल ही रहा है, और इस तरह के बहुत सारे मतलब लोगों में एक अलग ही उत्सुकता दिखी है आपके जो जिला अध्यक्ष बने हैं आप उसको लेकर। तो आपको खुद से उम्मीद थी कि ऐसा जन समर्थन आपको या इस तरह का आपको मिलेगा? देखिए, ये लोगों का स्वाभाविक स्वाभाविक स्नेह है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, और लगातार काम करते आ रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत मुझे लगता नहीं कि कोई नई चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन का जिला अध्यक्ष होना, और उम, उसके लिए काम करना मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और ये स्वागत वाले विषय हैं, तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूँ, और क्योंकि मुझे लगातार काम करना है, तो ये मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा मायने ये विषय नहीं रखते। लोगों का प्यार मिलता रहे, मैं लोगों के बीच में रहूँ, लोगों के काम करता रहूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा बड़ा विषय है। बिल्कुल ये बड़प्पन है आपका, और अक्सर हमने देखा है कि राजनीतिक जो क्षेत्र में होते हैं वो तो इन चीज़ों को लाइमलाइट में रहना बड़ा पसंद करते हैं। मैंने आपको देखा अक्सर आप दूर से देखने वालों में हैं, दूर से मैनेज करने वालों में हैं, और लाइमलाइट में रहना कम ही पसंद करते हैं। पर्सनली जितना मैं आपको जानती हूँ कोटद्वार वासी होने के नाते। अब थोड़ा-सा जैसे आप पे जिला अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी आई है, तो थोड़ा-सा कोटद्वार को लेकर और आस-पास के क्षेत्रों को लेकर भी हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। जैसे कि आपको क्या लगता है कि कोटद्वार में जो 5 महत्वपूर्ण कार्य होने चाहिए थे, अभी तक नहीं हो पाए हैं प्रॉपर? देखिए, काम तो कोटद्वार में बहुत सारे हैं, और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी जब से कोटद्वार में श्रीमती रितु खंडूरी भूषण चुनाव जीती हैं, एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि फ्लड प्रोटेक्शन को लेके हमने आज तक कभी इतना काम नहीं देखा। मालन हो, सुखरौ हो, और जो और नदियाँ हैं, उनमें बाढ़ को लगातार ये भाबर क्षेत्र है, और बरसात के समय में जल भराव की स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। तो राज्य सरकार ने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो अपनी सरकार है, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से इसमें बड़ी संख्या में काम हुए हैं। अकेला 350 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जो सीवेज है, जो बेहतर पेयजल की सुविधाएँ हैं, उसके लिए केवल ये अपना जो सुखरा वाला क्षेत्र है, और कोटद्वार नगर जो पुरानी कोटद्वार नगर पालिका है, उस क्षेत्र के लिए केवल 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है।
वो लगातार उसमें काम हो रहा है। तो बहुत सारे काम हैं जो हो रहे हैं। अभी आपने सड़कों को देखा, सड़कों की सुदृढ़ीकरण को लेकर बड़े पैमाने पर राज्य सरकार काम करा रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी हम देखें आदरणीय अनिल बलूनी जी के द्वारा यहाँ उनके प्रयासों से यहाँ पर एक नई रेल का संचालन प्रारंभ हो पाया और उसका फ़ायदा लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और लोकसभा चुनाव में एक जो बड़ा विषय था, जो हम सबके मन में रहता है कि कोटद्वार की जो पहचान है, चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली के रूप में भी है, महर्षि कर्णों के का जो प्राचीन आश्रम कण्वाश्रम था, उसके रूप में भी है। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट भरत उम, की जन्मस्थली कोटद्वार है, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ है। तो हम सबको लगता है कि कोटद्वार को राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कोटद्वार के उस स्थान को डेवलप होना चाहिए और उसी विषय वो विषय आदरणीय जो हमारे गढ़वाल के लोकप्रिय सांसद हैं अनिल बलूनी जी, उनके मन में भी ये विषय था। उन्होंने अपने जो चुनावी कैंपेन था, उसमें जो प्रमुखता से एक विषय उठाया था, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या की के सम्मान को पुनर्स्थापित करने का काम किया, तो वो भी उसी प्रकार कण्वाश्रम को लेकर एक बड़ी योजना बनाएँगे और हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निकाय में भी अब हम भारतीय जनता पार्टी है। हम तीनों सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर जो कण्वाश्रम है, वो राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में डेवलप हो। कोटद्वार की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का एक बड़ा इंजन कण्वाश्रम साबित होगा अगर हम उसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय अनिल बलूनी जी हैं, जो माननीय सांसद हैं, उनका जिस तरह का डेवलपमेंट को लेके उनकी जो अप्रोच है और जिस तरह के उनके पॉलिटिकल कनेक्ट केंद्र सरकार में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय जो कोटद्वार की विधायिका हैं ऋतुभूषण खंडूरी जी, उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष हैं और बड़ी मजबूती से अपना विषय रखती हैं। अब जो तीसरा इंजन हमारे साथ जुड़ गया है, कोटद्वार के मेयर भी अब भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व में विधायक रहे और श्रीमान शैलेंद्र रावत जी। तो मुझे लगता है कि हम कण्वाश्रम को लेकर जो कोटद्वार के लोगों की आकांक्षाएँ, केवल कोटद्वार के नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों की, कई बार देश का जो प्रबुद्ध समाज है, वो भी कण्वाश्रम के विषय पर बड़े संजीदगी से हम लोगों से सवाल पूछता है। जब हम बताते हैं कोटद्वार है, कण्वाश्रम के बारे में पूछता है, तो हम उन सब लोगों को वाजिब जवाब दे पाएँगे आने वाले समय में, जब को कण्वाश्रम एक अच्छे ढंग से विकसित होता हम सबको नज़र आएगा। बहुत अच्छा है और मेरी शुभकामनाएँ भी हैं कि कम से कम अब तीनों स्तर पर आपकी सरकारें हैं, तो हो सकता है कि कण्वाश्रम का जो प्लान है वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हो और ये धरातल पर उतरे। एक चीज़ और जो आपने देखी होगी, आप भी फेस करते होंगे इस समस्या को क्योंकि कोटद्वार वासी हैं, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर थोड़ी-सी कमी है। अगर हमारे न्यूरो हमारे पास नहीं है, हार्ट में स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है, उस तरह का नहीं है। यहाँ पे छोटी-सी भी एक चोट लगती है तो देहरादून रेफ़र होना पड़ता है या ऋषिकेश एम्स को रेफ़र होना पड़ता है। तो ऐसा क्या है कि इतने समय होते हुए हमारे पास एक अच्छी बिल्डिंग तो है, लेकिन उसमें अच्छे डॉक्टर्स की कमी क्यों है हमारे पास? ये लेकिन मुझे लगता है कि देखिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम लगातार, अगर हम पिछले 5 सालों की तुलना करें या उससे पहले की तुलना करें, तो लगातार जो चिकित्सकों की संख्या है, वो बेस हॉस्पिटल में बढ़ी है। हाँ, जिस तरह की जनसंख्या बढ़ी है या आस-पास के जो 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 अपना यमकेश्वर का क्षेत्र है, लैंसडौन का क्षेत्र है, चौबट्टा खाल का क्षेत्र है, उसका जो दबाव कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल पे बढ़ा है, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ और चिकित्सक होने चाहिए, कुछ और विशेषज्ञ होने चाहिए। तो अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस विषय का संज्ञान लिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा इस विषय को उठाया गया कि भई कोटद्वार में और अच्छे चिकित्सक होने चाहिए। तो उनके जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जो स्टूडेंट गए हैं मेडिकल के, वो जैसे ही पास आउट होंगे तो कोटद्वार में भी जो अच्छे चिकित्सक हैं, जो स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं, चाहे कार्डियो के हों या न्यूरो के हों या जो अन्य भी जो जिनकी यहाँ पर आवश्यकता है, जिनके पद रिक्त हैं, उनको यहाँ पर भरा जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर जल्दी ही कोई अच्छा निर्णय लेगी। बिल्कुल, क्योंकि आप इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे पद पर हैं कोटद्वार में और लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें भी हैं, जैसा कि आपका अभी तक का कार्यकाल रहा है। जिस तरह से आप एक सिंपल एक कार्यकर्ता के तौर पे आप बहुत मदद करते आए हैं और लोगों की परेशानियों से भी वाकिफ़ हैं। एक मोटर नगर हमारे पास है, एक बड़ा जो अभी तक ये गड्ढा भरा नहीं है, इतने सालों से गड्ढा ही बना हुआ है। तो इस पर भी आपकी सरकार कुछ करेगी? क्योंकि के इस समय आपकी सरकारें हैं, तो इसलिए आपसे प्रश्न भी वाजिब है। बिल्कुल, बिल्कुल सरकार करेगी भी और सरकार को करना भी चाहिए। ये विषय मूल रूप से नगर निगम का है और तभी मैंने कहा, अब नगर निगम में भी आप ही हैं। नगर निगम का है और अब जो विषय यहाँ पर आया है कि जो जिस ठेकेदार को ये काम आवंटित किया गया था, वो उसने आधे में ही काम छोड़ दिया और
उनका एक है, उस ठेकेदार का एक कहना है कि भाई मुझे जो लोकल सिस्टम है उसने काम नहीं करने दिया। तो इससे पहले जो नगर निगम में जो छोटी सरकार थी, वो छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। उसका कोऑर्डिनेशन भी भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके साथ नहीं था। उसका नुकसान क्या हुआ कि जिस तरह से मजबूत पैरवी इस विषय की जो ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और लगभग 18 करोड़ रुपए का हर्जाने देने का आदेश ट्रिब्यूनल ने ठेकेदार के पक्ष में किया है। अब जो नगर निगम के हमारे मेयर हैं, हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष वो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि इसकी अच्छे से पैरोकारी ट्रिब्यूनल में हो और जो फैक्ट छुपाए गए हैं, जो तथ्य छुपाए गए हैं, वो तथ्य वहाँ पर प्रस्तुत हों क्योंकि इतना बड़ा मोटर नगर का गड्ढा है, उस गड्ढे का जो मलबा है, वो लाखों टन मलबा, उसकी कीमत जो हर्जाना है उससे ज़्यादा है। तो वो मलबा कहाँ गया, उसका कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पहले हल हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसीलिए हल नहीं हुए कि नगर निगम में जो मेयर थे, वो कांग्रेस के थे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उनकी तरफ से जो अच्छी पैरवी होनी चाहिए थी, वो पैरवी हुई नहीं। तो ये कहीं से कहीं लीक ऑफ कोऑर्डिनेशन का एक विषय है। तो अब हम लोगों को उम्मीद है कि जो हमारे नगर निगम के मेयर हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये एक ही लाइन में आए हैं तो बहुत जल्दी ये अच्छा काम हमको नज़र आता दिखे। चलिए, अब आप लोग तीनों स्तर पर आप ही हैं, तो इसलिए लगता है उम्मीदें भी जगी हैं हम जैसे जनमानस को यहाँ पर कि कुछ अच्छा होगा आपको गुरुद्वार में और जो पेंडिंग काम है वो पूरे हो पाएँगे। एक और जैसे भी आपने पहले अपने वक्तव्य में बताया कि जब आप छात्र आंदोलन से आप जुड़े और तो कहीं न कहीं आप कोटद्वार जिला बनाने के लिए आप बड़े मुखर रहते थे। हर आंदोलन में आपकी एक अच्छी भूमिका होती थी। अब जिला बनाने को लेकर क्या रहेगी आपकी इच्छा? कोटद्वार जिला बने। जी। अब हमारी इच्छा है, सरकार भी इस विषय को जानती है, लेकिन क्या है सरकार और हम, अंतर क्या है? सरकार संसाधनों के आधार पर और राज्य के स्तर पर इसका निर्णय लेती है। हम लोगों को तो राजगौरव नौटियाल कोटद्वार का नागरिक है, तो राजगौरव को केवल कोटद्वार जिला चाहिए। मेरी लड़ाई कोटद्वार जिले को लेकर है। लेकिन राज्य सरकार के सामने ऐसे अलग-अलग बहुत सारे क्षेत्रों से इस तरह के विषय आते हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें कोई बड़ा निर्णय होगा। हम सबकी आकांक्षा है कोटद्वार जिला बने और कोटद्वार जिला बनना भी चाहिए। नहीं, जैसा आप अभी कह रहे हैं ना कि आप तो कोटद्वार से हैं, तो आप कोटद्वार को जिला बनना चाहेंगे। तो अभी हमारे पास में हरियाणा एक स्टेट है, उसका जो क्षेत्रफल है वही 44,000 वर्ग किलोमीटर का है और 22 उसमें जिले हैं। जबकि उससे ज़्यादा हमारे पास है लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर का जो है वो उत्तराखंड का क्षेत्र आता है और हमारे सिर्फ 13 जिले हैं और 13 तो वैसे भी बहुत अच्छा नंबर भी नहीं माना जाता है। तो कुछ यहाँ पर इस तरह का आप लोग बात कर सकते हैं क्योंकि अब आप संगठन के इस पद पर हैं कि आप सीधा सरकार से संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे और पार्टी का जो इकोसिस्टम, पार्टी का जो उचित फोरम है, उस फोरम में हम इन विषयों को जो आवश्यक फोरम है, उस पर हम उन विषयों को रखते भी हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे आप जिलाध्यक्ष हैं तो आपने बताया आपके पास कोटद्वार विधानसभा, यमकेश्वर और लैंसडाउन 3 विधानसभा जो हैं वो आपके क्षेत्र अंतर्गत हैं। और इनमें आप देखेंगे तो जो विकास कार्य अभी तक हुए हैं बहुत ज़्यादा लोग संतुष्ट भी नहीं दिखते हैं। तो अब इन विधानसभाओं की जो सीटें हैं उसको बचाने को लेकर, उनके विकास कार्यों को लेकर आगे आपकी क्या रहेगी प्लानिंग और आप कितना चुनौतीपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार सरकार काम बहुत अच्छा करती है, विधायक काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो काम उन हम आम लोगों तक पहुँचा नहीं पाते। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत सारी योजनाओं के साथ आम आदमी की बेहतरी के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किए हुए है और उन योजनाओं पर काम भी कर रही है। और हम अगर डाटा निकालें तो बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित भी होने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना कोटद्वार में हज़ारों की संख्या में लोगों को आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं और अपनी जो विश्वकर्मा योजना है उसके माध्यम से काम मिल रहा है। हम जो राज्य की सरकार है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएँ जिनका लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो बेनिफिशियरी है, हम बेसिक बेनिफिशियरी कितने हमारे विधानसभा क्षेत्र में बेनिफिशियरी हैं, उनको लाभ हुआ है, वो हम आम लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे। हमारी सरकार कितने काम क हो सकता है ये भी एक कारण हो कि भई आपको लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी पार्टी का माहौल ही नहीं। और उसका कारण ये भी है कि हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तर तक मजबूत है। हमारी सरकार अंत्योदय की भावना के साथ कि अंतिम व्यक्ति जो अंतिम समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो विकास की ओर विकास की तरफ मुँह ताक रहा है, तो हमारी सरकार का प्रयास ये है कि उस अंतिम व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे आवास की बात हो, चाहे बिजली की योजना, मुफ्त बिजली योजना हो, अभी सरकार ने एक
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक घर में रूफटॉप लगे। जी, बिल्कुल। मुफ्त बिजली मिले सबको, और बड़े पैमाने में उसपे सब्सिडी भी सरकार दे रही है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिन जिनको हम आम लोगों तक पहुँचाएँगे और लोगों को समझाएँगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों के हित में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे, सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। चलिए, अच्छा लगा आपका ये कॉन्फिडेंस देखकर। इसी इसी के एडिशनल मेरा एक क्वेश्चन उठकर आया है कि आपके जो लैंसडाउन विधायक हैं हमारे दिलीप मेहंती जी जो इस वक़्त हैं, आपने देखा होगा और हम देखते रहते हैं कि अक्सर वो लैंसडाउन विधानसभा के लेके जो विकास कार्य हैं उनको लेके वो संघर्ष रहते रहते हैं। वो अपनी आवाज़ मुखर करते रहते हैं। इस बार उन्होंने शायद विधानसभा जो सत्र था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसका भी उन्होंने बायकॉट किया, वो नहीं गए। इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, उसके बाद वो विधानसभा भी गए, विधानसभा की कार्यवाही में भी वो शामिल हुए। तो देखिए, इस विषय पे मैं बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में इसलिए नहीं कि वो सरकार का पक्ष है, और एक सामान्य नागरिक की तरह अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुखर होना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि मुखर होना चाहिए, लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि आप डिलीवर तो कर रहे हैं लेकिन जनता तक नहीं पहुँच रही है, तो कहीं न कहीं आपके विधायक ही अगर असंतुष्ट हैं तो फिर जनता सेकंड देखिए, मैं जो आदरणीय विधायक जी के द्वारा जो विषय उठाया गया था, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, क्योंकि वो एनिमल जो वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ विषय था। उनका विषय यही था कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र से बड़ी पैमाने पर पलायन हो रहा है। लोगों का पलायन हो रहा है, और जो वन्यजीव हैं, खास करके हिंसक वन्यजीवों की संख्या बढ़ रही है अभी। उसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि सरकार को इस विषय पर कोई निर्णय लेना चाहिए, तो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार ने भी उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पे लगातार काम कर रहे हैं, ताकि जो खास करके जो पर्व क्योंकि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है। उसका बड़ा कारण वही है कि भई लगभग जब से ये राज्य बना है, कंटिन्यूअसली ये पलायन की गति बढ़ी है, और ये पलायन एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से जब गति बढ़ रही है, लोग कम हैं, जो गाँव हैं, गाँव में जब लोग कम होंगे तो गाँव के जो आस-पास का जो क्षेत्र है, पहले क्या होता था, खेत होते थे तो लोग झाड़ियाँ साफ करते थे, पेड़ साफ करते थे। अब लोग नहीं है, तो जो जंगल जैसा वातावरण वो गाँव तक पहुँचने लग गया। तो वो जो वन्यजीव हैं, वो भी उसमें अपने आप को सहज महसूस करते हैं, और कई बार उसी कारण से जो वो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कई बार हमको भी लगता है कि जो इसके लिए, क्योंकि जो अभी तक का जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है, अगर हम उनका ढंग से अध्ययन करेंगे, हम उनको देखेंगे, तो वो वन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए बने हुए हैं। और उस कारण होता क्या है कि कई बार हमको लगता है कि जो आबादी क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, उन आबादी क्षेत्र में जिन लोगों के घर में किसी का बेटा बे किसी के बेटे, किसी की माँ, किसी के बच्चे को अगर कोई ना कोई घटना हिंसक घटना हुई है, तो वहाँ पर लगता है कि ये जो नियम है, इन नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। केवल वन्य जीवों के लिए नहीं, उनसे जो पीड़ित लोग हैं, उनके पक्ष में भी ये नियम बनाए जाने चाहिए। इस पर भी उन्होंने एक सार्थक चर्चा की कहा था कि इस पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और यही एक विषय था। एक और जो प्रश्न जो और एक और जो विसंगति यहाँ पर देखने को मिलती है कोटद्वार की जनता के टाइम, अक्सर आपने देखा होगा जब भी यहाँ पर विधानसभा या इस तरह के चुनाव होते हैं, तो अगर हम शैलेंद्र रावत जी का कार्यकाल छोड़ दें, तो यहाँ पे अक्सर कहना होता है लोगों का कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे टिकट दे दिया जाता है। तो अक्सर लोग इसमें जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? क्या कोटद्वार में इस तरह के काबिलियत कम है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काबिल है। बिल्कुल। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि संगठन को निर्णय लेने पड़ते हैं, और आप ये देखिए कि बैक टू बैक 2 चुनाव हम जीते हैं, और बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं। तो इसलिए चुनाव जीतना एक बात है, हो सकता है कि क्योंकि कई लोगों का आजकल मोदी जी जो हैं वो बहुत पसंदीदा नेता भी हैं लोगों के, तो कई चुनाव तो उनके नाम पर ही जीते गए हैं, ऐसा लोगों में बात भी है। लेकिन हम स्थानीय अगर कोटद्वार की बात करें और कोटद्वार की जनता की बात करें, तो उनके मन में ये प्रश्न रहता है, शायद आप भी रूबरू होते होंगे कई बार इस बात से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और हम लोग जब पार्टी के लिए काम करते हैं, तो एक ही लक्ष्य होता है कि भाई पार्टी ने जो आदेश दिया, पार्टी ने जो निर्देश दिया, उसका हमको पालन करना होता है। और आपने देखा होगा कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं, वहाँ कई बार जब किसी विधानसभा हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वहाँ जब टिकटों की घोषणा होती है,
तो घोषणा के टाइम पर वहाँ पर बहुत बड़ी बगावत भी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट के लिए काम करता है, तो उसे लगता है कि अगर उसकी पार्टी ने कोई निर्णय लिया तो वो उस क्षेत्र की बेहतरी के लिए भी लिया है, राज्य की बेहतरी के लिए भी लिया है और देश की बेहतरी के लिए भी लिया है। एक इस चीज़ से जो एक मैसेज निकल कर आता है कई बार, वो इस तरह का भी आता है कि आपस में सारे नेताओं के बीच शायद किसी एक नेता को लेकर एक मत नहीं हो पाते हों या सारे ही टिकट के दावेदार हो जाते हैं। कुछ इस तरह का भी रहता है क्या? तब शायद स्थानीय व्यक्ति को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता हो? देखो टिकट देते हुए तो जब पार्टी टिकट देती है तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उनका ध्यान रखती है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, ये मेरे स्तर का विषय भी नहीं है, क्योंकि विधानसभा राज्य स्तर पर राज्य स्तर का विषय है कि टिकट किसको देना है, क्या देना है, तो वो जो करते हैं हम उसमें शामिल होते हैं। हाँ, वो ख़ैर आपका भी कहना ठीक है, बट क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपसे ये पूछूँ, क्योंकि आप कोटद्वार विधानसभा में अब आप जिला अध्यक्ष हैं, तो कहीं न कहीं शायद आप आगे इस रोल में हों कि आप भी उस कमेटी में शामिल हों। अभी तक तो ख़ैर आप नहीं थे, तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर आप अभी तक तो नहीं थे ख़ैर। एक चीज़ और जो है आपका मुझे जो जानकारी एक प्राप्त हुई है वो ये है कि आप और शैलेंद्र सिंह रावत जी लोगों ने, जो हमारे कोटद्वार के कुछ लोग हैं, आपने लालढंग रोड को लेकर एक पदयात्रा यहाँ पर काफ़ी वर्षों पूर्व की थी और उसको अपूर्व जन समर्थन भी मिला था और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहा था। लेकिन लालढांग रोड आज भी वही है। अब ये भी नहीं है कि अब तो मेयर हों या विधानसभा में हों और एमपी हों, सब हम आपकी पार्टी से हैं। अब हम क्या उम्मीद करें, रोड बनेगी या फिर अभी भी प्रयास रहेंगे? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल रोड बनेगी। मैं थोड़ा-सा आपकी जानकारी में 1-2 विषय और भी डालूँगा। ज़रूर। देखिए, कोटद्वार में 2 तरह की सोच के लोग हैं। एक कोटद्वार का डेवलपमेंट चाहते हैं और एक जो कोटद्वार के डेवलपमेंट को अवरुद्ध करने के लिए लगातार साजिश रचते रहते हैं। अच्छा। चाहे वो लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग हो या कणवा आश्रम के डेवलपमेंट की स्कीम। उत्तराखंड की सरकार, खास करके भाजपा सरकारों ने लगातार इस पे काम किया है। आपको ध्यान होगा, जो वर्तमान में भी पर्यटन मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, उनके द्वारा कणवा आश्रम के विकास को लेकर एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास हुआ। उस पर काम भी शुरू हुआ। वहाँ पर झील बननी थी, वहाँ पे एम्फी थिएटर बनना था, वहाँ पर राजा भरत की बड़ी मूर्ति, हाँ, ये विषय एक बार आया था। एक संग्रहालय बनना था, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनना था, वहाँ पे एक कैफेटेरिया बनना था। तो एक एक मतलब बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना कणवा आश्रम को विकास को लेकर बनी, उस पर पैसा भी अवमुक्त हुआ। लेकिन कोटद्वार के ही कुछ लोगों ने राजनीतिक साजिश के चलते हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की और पीआईएल में तर्क दिया कि अगर कणवा आश्रम के डेवलपमेंट को लेकर अगर वहाँ पर झील बनती है और ये सब जो एम्फी थिएटर बनता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो उससे जो कणवा आश्रम से जो नीचे का जो क्षेत्र है, उस उसको उस पर बाढ़ का खतरा हो जाएगा। उस पीआईएल के कारण कणवा आश्रम की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, उस पर स्टे आ गया। आज तक वो स्टे बरकरार है। लगातार जो विभाग से जुड़े वकील हैं, वो पैरवी कर रहे हैं। लेकिन ये भी लोगों की जानकारी में आना चाहिए कि कणवा आश्रम के डेवलपमेंट को लेकर उत्तराखंड की सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना बनाई। लेकिन कोटद्वार से ही जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा इन लोगों का चिन्हीकरण होना बहुत आवश्यक है। के द्वारा कोर्ट में पीआईएल डाली और उस पर स्टे लगवा दिया गया। ठीक ऐसी स्थिति लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग की भी है। जब लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर, आप जानते हैं, क्योंकि वो राजाजी नेशनल पार्क क्या पार्ट उसमें? का पार्ट है और बड़ा सेंसिटिव वो वन विभाग का एरिया है। तो जब भी उसके डेवलपमेंट को लेके, उस पर काम को लेके, उस सड़क के निर्माण को लेके बात हुई, तब उस पर रोड़े भटकाए गए। और जितना भी काम हुआ, मैं आपको याद दिला दूं, चाहे वो 2007 से 12 की मेजर जनरल भूनचंद खंडू जी की सरकार रही हो, निशंक जी की सरकार रही हो, उस सड़क पर तब काम हुआ। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, वो काम रोक दिया गया। उसके बाद आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार रही, डॉक्टर हरक सिंह रावत कोटद्वार के विधायक रहे, तब भी उस पर काम हुआ। उसके बाद जब वो काम आधा हो गया, उसके बाद फिर कोटद्वार से जुड़े हुए कुछ जयचंदों ने, कुछ जो कोटद्वार का विकास नहीं चाहते, ऐसी एनजीओ के साथ मिलकर फिर एनजीटी में अपील फाइल की गई और उस सड़क को के निर्माण को रोक दिया गया। अब एक बार उसकी प्रक्रिया गतिमान है, मुझे लगता है कि क्योंकि ये बहुत ऐसा सेंसिटिव विषय है कि जितने लोग इस सड़क को बनते देखना चाहते हैं, एक पक्ष ऐसा भी है, उसे हम पॉलिटिकल हमारे जो अपोजिशन है, ये भी कह सकते हैं कि अपोजिशन से जुड़े हुए लोग भी वो हो सकते हैं, एनजीओ हैं जो वो नहीं चाहते कि लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग बने। तो इस पे बहुत मुझे लगता है कि सार्वजनिक चर्चा करके भी हम
उस सड़क का नुकसान कई बार करते हैं, तो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सरकार, राज्य सरकार इस पर काम करेगी और जो हमारी आकांक्षा है लाल-डांग चिलर-खाल मोटर मार्ग बनने की, पूरी होगी। केवल लाल-डांग चिलर-खाल मोटर मार्ग नहीं, हम लोगों ने तो ये भी हमारी तो ये भी माँग है कि कोटद्वार से रामनगर को जोड़ने के लिए भी वन मार्ग का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो कुमाऊँ मंडल है और गढ़वाल मंडल, उसपे जो यातायात है, उसमें उसे उत्तर प्रदेश से होकर ना गुज़रना पड़े, और सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष हों या माननीय सांसद जी हों, लगातार इस विषय को पर वो काम कर रहे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में काम बहुत जल्दी होता नज़र आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दरअसल ये रोड कोटद्वार ही नहीं, मुझे लगता है समूचे हमारे इस उत्तराखंड के इस वाले पार्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है और उस तरफ से हमारी सीधा कोई लिंक नहीं है यूपी से, तो ये एक लाइफ़लाइन मुझे लगता है इसका घाटा सिडकुल को भी उठाना पड़ रहा है। जो हमारे यहाँ पे सिडकुल है, तो वहाँ पर भी उस तरह की नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था। देखिए, हाईवे तो विकास लेकर जाते हैं। जहाँ-जहाँ हाईवे जाता है, वहाँ-वहाँ विकास जाता है। जहाँ-जहाँ सड़कें जाती हैं, वहाँ-वहाँ विकास के द्वार खुलते हैं। तो निश्चित तौर पर लालढान चिलर-खाल मोटर मार्ग हो, या जो बृहद कंडी मार्ग है, रामनगर से लेके जी। रामनगर, कालागढ़, कोटद्वार, लालढान, ये इस मार्ग का बनना इस पूरे एरिया के लिए इकोनॉमिकली एक बहुत बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित हुआ। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं शायद अब इसमें कुछ हमारे आप लोग इसमें प्रयासरत हों और ये जल्दी अब प्रयास से ऊपर उठकर कुछ हम धरातल पर भी देखें। और इसी में एक वो है कि जैसे आप लोगों ने आपने और शालीन सिंह रावत जी ने आंदोलन किए, जब आप लोग साथ होते तो बड़ी उन्नति दोनों की देखने को मिलती है। तो ये जुगलबंदी कैसे रहती है और कैसे चलती है? अब मुझे ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब वो मेयर में हैं और आप यहाँ पर हैं, तो मुझे लगता है कोटद्वार में एक अलग तरह की विकास की जुगलबंदी भी देखने को मिलेगी। देखिए, मेरी जुगलबंदी तो प्रत्येक उस नेता के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, प्रत्येक उस कार्यकर्ता से जो भारतीय जनता पार्टी का कातिल कार्यकर्ता है। मेरी जुगलबंदी श्री शैलेंद्र रावत जी, उनसे भी बहुत अच्छी है, और मेरा समन्वय माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी अच्छा है, महेंद्र दलीप रावत जी से भी अच्छा है, और जो यमकेश्वर की विधायिका हैं श्रीमती रेणु विष्ट, उनसे मुझे पार्टी ने ज़िम्मेदारी सबसे संवाद करने की दी है, सबके साथ मिलकर काम करने की मुझे दी है। तो मेरी सबके साथ जुगलबंदी अच्छी है, मेरा सबके साथ संवाद अच्छा है, समन्वय अच्छा है। प्रत्येक कार्यकर्ता से के साथ मेरा समन्वय अच्छा है, और मुझे किसी से भी बात करने में, पार्टी की बेहतरी के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, मुझे किसी से भी बात करने के लिए, किसी से भी सहयोग लेने में मुझे कोई कोई कष्ट नहीं होता। मुझे अगर झुकना भी पड़े, मुझे अगर किसी को प्रणाम भी, अपने से छोटा भी कोई कार्यकर्ता है, उसको भी अगर नमस्कार करना पड़े और उससे अगर पार्टी की बेहतरी होती है, तो मुझे वो करने में कोई नुकसान नहीं। ये तो आपकी खूबी है और इसीलिए ये आप युवाओं के बड़े चहेते भी हैं, ये जो हमें देखने को मिला है कोटद्वार में। ये बात आप नहीं कह रहे हैं, ये हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो बड़े चहेते हैं आप युवाओं के बीच, तो ख़ैर आइकन मानते हैं। इसी में एक आगे मेरा एक आपसे सवाल रहेगा कि जैसे आप हमने अक्सर देखा जो छात्र राजनीति से निकल कर आते हैं, वो कभी ग्राम स्तर पर या फिर वार्ड स्तर पर या निकायों में कहीं न कहीं वो चुनाव लड़ते हुए देखे गए हैं। आपकी तरफ से मुझे कभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। लेकिन भविष्य में जनता के बीच उतरकर चुनाव लड़ने में क्या रहेगा? कभी इस तरफ विचार है आपका? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मेरी पार्टी मुझे जहाँ पर भी मुझे काम देगी, पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, मुझे काम दिया, ये काम सौंपा है कि मुझे संगठन को मजबूत करना है। जो-जो भी काम पार्टी मुझे देगी, मैं कभी उससे पीछे नहीं हटूँगा, और एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भूमिका है वो होगी, मैं उसे ईमानदारी से उसमें निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। जिला अध्यक्ष के तौर पे क्या योजनाएँ रहेंगी अब आपकी? देखिए, मेरी योजनाएँ वही योजना है जो पार्टी की योजना है। मेरी योजना कोई अलग नहीं है। प्रदेश के जो कार्यक्रम होते हैं, केंद्र के जो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक अच्छी तरह से संपन्न हो, और जो अभी मैंने आपसे पहले कहा था कि ज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट, बिल्कुल, आपने कहा था। लेकिन वो डायरेक्ट कनेक्ट पार्टी के साथ नहीं है। तो जो पार्टी का जो बेस है, उस बेस को हम बढ़ाने का प्रयास करें, बूथों को मजबूत करने का काम करें, और हम जो आने वाले अब इसके बाद पंचायतों के चुनाव होने हैं, उन पंचायतों के चुनाव में जो कोटद्वार जनपद है, उस जनपद से बहुत अच्छा प्रदर्शन हो, और वो प्रदर्शन तभी अच्छा होगा जब हमारी जो पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग हमारी पार्टी का जो सांगठनिक ढाँचा निचले स्तर तक है वो मजबूत हो, और आने वाले जो पहली चुनौती पंचायत चुनाव है उसमें हम 100% सफलता अर्जित करें।
तो ये तो हमारे राजनीतिक सवाल भी रहे और आपके कार्य क्षेत्र से रहे। एक मेरे पर्सनली मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल भी है और मुझे लगता है कोटद्वार की जनता जितना आपको चाहती है, जो लोग चाहते हैं, उनके मन में भी आज एक शंका और उन सबका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं पूछूँ शादी कब कर रहे हैं? देखिए, वही सूई जो राम का खिराज है। जो प्रभु राम ने तय किया होगा वही होना है और फिलहाल इस विषय में मेरा भी मैं स्पष्ट हूँ कि जैसा चल रहा है मैं वैसे ही चलने दूँगा और पूरा समय मेरा समाज के लिए, समाज को समय दूँगा। कई सारे संगठनों से आप जुड़े हुए हैं आरएसएस विद मतलब तो इन भूमिकाओं पे अभी कैसे रहेगा? देखिए, मैं मूल रूप से इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो अपने वैचारिक प्रतिबद्धता है, जो अपनी विचारधारा है, उसको मजबूत करने की है। काम मुझे पार्टी ने दिया है, वो काम बहुत अच्छे से हो जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। बाकी मैं संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूँ, तो संघ के स्वयंसेवक के रूप में भी जो मेरी ज़िम्मेदारी है, जहाँ पे मेरे स्वयंसेवक के नाते मेरा काम होगा, वो काम भी मैं करूँगा। लेकिन मूल रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। उस नाते मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं संगठन को मजबूत करूँ और सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर जो भी आगे के जो कार्यक्रम होंगे, जो भी अपनी चुनावी चुनौतियाँ होंगी, उनको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपने आजकल तो वैसे ही आपका इतना व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, आपने हमें समय दिया इसके लिए हम आभारी हैं। चलते-चलते एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बतौर जिला अध्यक्ष जो है वो कोटद्वार की जनता से, युवाओं से, जनप्रतिनिधियों से और कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा आप सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं पहला मैसेज दूँगा कि हम सब लोग मिल-जुल कर काम करेंगे और पार्टी के साथ-साथ समाज की बेहतरी के लिए भी काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को हम घर-घर तक पहुँचाने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार की जो योजनाएँ हैं, क्योंकि ये सारी योजनाएँ आम लोगों की बेहतरी के लिए हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता अगर सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाएगा, हमारे अगर लाभार्थी बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा और जो सरकार का उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। तो इस मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि भई हम सरकार की योजनाओं को अधिकतम लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ-साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, समाजसेवी भी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि हम अपने-अपने क्षेत्र में आम लोगों के साथ जुड़े रहें, आम लोगों की समस्याओं को भी देखें, अपने जनप्रतिनिधियों को उन समस्याओं को पहुँचाने का काम करें और जो ज़िम्मेदारी संगठन को उनको दी है, अगर मंडल का कार्यकर्ता है तो अपने मंडल को मजबूत करे, बूथ का अगर कार्यकर्ता है तो बूथ को मजबूत करे और जिले का अगर कार्यकर्ता है, जिले का पदाधिकारी है तो वो जिले को मजबूत करे। यही मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा और कोटद्वार के जो आम नागरिक हैं उन से भी मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे लायक जो भी विषय होगा, हमसे जुड़ा जो भी विषय है, उस विषय को हम तक पहुँचाएँगे तो हम सब अपने जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर उन सभी विषयों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, आप आए और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इसके लिए हमारी पूरी टीम और विशेषकर मेरी तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ास करके जो टीम डीएमडी है, आप लोग लगातार इस तरह की पॉडकास्ट कर रहे हैं, समाज के अलग-अलग लोगों को मंच देने का काम करते हैं, तो मैं समाज की ओर से भी आपको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। तो आप थे राजगौरव नौटियाल जी और हाल ही में नवनियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे कोटद्वार से हैं और बड़ा अच्छा लगा आपसे वार्ता करके और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और सरल व्यक्तित्व भी हैं। युवाओं में बड़ा क्रेज़ है आपको लेकर, बड़े चहेते हैं आप युवाओं के बीच, ये हमें कोटद्वार वासियों को पता है सभी को। और आपने जो विचार साझा किए, आप लोग अवश्य अवगत हुए होंगे कि किस तरह की जो है वो आगे इनकी कार्य योजनाएँ हैं। इस तरह की पर्सनैलिटीज़ आगे भी हमारे शो में जो है वो जुड़ी रहेंगी। अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आप लोग हमें इसी तरह से देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।